जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम लोग एसएससी में जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका मैथ का सेट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 सेट देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आइए और वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि प्रथम 29 सम संख्याओं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि सम संख्या क्या होता है, यानी इवन नंबर किसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो भी संख्या जो 2 से विभाज्य होता है, 2 से पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो प्रश्न यही पूछा है यहाँ पे कि प्रथम 29 सम संख्याओं ने प्रथम कौन सा सम संख्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। या प्रथम बोलिए या सबसे छोटा बोलिए। तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, प्रथम 2 होगा। इसी प्रकार इसके बाद वाला अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 के बाद 4 आता है सम संख्या। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है यह क्रम में, कहाँ तक, तो 29 तक। ठीक है, यानी 29 मतलब सम संख्या नहीं, यानी 29वां टर्म तक। ठीक है, यानी 29 को टोटल, यानी प्रथम से जो सम संख्या होता है उसका यानी पूछ रहा कि एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो जब भी इस तरह से प्रश्न रहेगा, यानी प्रथम 29 सम संख्याओं या और कुछ अदर नंबर दिया हुआ रहेगा, तो जैसे यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि जो अंतिम वाला टर्म है वह 2n होता है। ठीक है, क्या होता है, जो अंतिम वाला सम संख्या होगा वह क्या होगा, 2n होगा। तो 2n कहने का मतलब क्या कि n जो होगा ना वह जितना संख्या का दिया हुआ रहेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 29 सम संख्या, ये दिया हुआ था कि 29 सम संख्याओं का, तो n जो होगा वह 29 के इक्वल होगा। ठीक है, n बराबर क्या आपका होगा, 29 होगा। तो यहाँ से हम जो अंतिम वाला टर्म है, या जो लास्ट टर्म बोलिए या अंतिम टर्म जो होता है, पद होता है, वह कितना के बराबर होता है, 2n के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है, 29। और जब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 29 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 58। ठीक है, तो ये आपका मिल गया अंतिम पद। यानी अगर लगातार हम 2 से शुरू करते हैं किसी भी सम संख्या को और कहाँ तक जाते हैं, 29वां नंबर तक, तो 29वां जो नंबर होगा वह कौन सा सम संख्या होगा, 58 होगा। ठीक है, और प्रथम क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछा है, एवरेज पूछ रहा है कि इसका एवरेज जो होता है, औसत क्या होता है। तो इस तरह से जब भी प्रश्न रहेगा ना, तो इसका औसत जो होगा वह प्रथम पद, यानी ये वाला, ठीक है, जो शुरू वाला जो सम संख्या होता है वो संख्या, और ये जो अंतिम में प्राप्त हुआ है, इसको एल मान लीजिए या टी कुछ भी मान सकते हैं, तो एल मान लेते हैं। तो ये दोनों को जोड़ के क्या करना है, सिंपल 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है दोस्तों, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ देना है और सिंपल क्या करना है, इसमें 2 से भाग कर देना है। तो सिंपल इसमें वही चीज अप्लाई कीजिए। तो प्रथम क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे क्या है 58, और 2 से भाग करेंगे तो 58 2 कितना होता है, 60 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 30। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत जो होगा वह कितना होगा, 30 होगा। कैसे बनाना है, तो सबसे प्रथम संख्या क्या था, 2 था। ठीक है, सम संख्या, उसके बाद 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है, 2n तक। ठीक है, और n कहां से वैल्यू पता चलेगा, तो जितना संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 29 सम संख्या का बोला था, तो 29 यहाँ पे वही n का वैल्यू होगा। यहाँ पे 2n का वैल्यू निकालेंगे तो जो 58 के बराबर होगा। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो जो प्रथम पद होगा वो और सबसे अंतिम वाला जो पद होगा वो दोनों को क्या करना है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। वही आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, और वो क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे जो एज से संबंधित है कि शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह 6:5 है, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु जो होता है वह 22:19 के अनुपात में हो जाती है। तो पूछता है क्या कि दिव्या की वर्तमान आयु क्या होगा। तो दोस्तों इससे पहले एज का पूरा वीडियो बताया गया, पूरा क्लास उसका बताया जा चुका है, किस तरह से इस तरह के अनुपात वाला प्रश्न या गुना वाला प्रश्न पूछता है तो कैसे उसको बनाया जाता है। तो आप उसका भी यानी चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शॉर्ट में बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा तो दोनों के अनुपात को आप लिखिए। तो इससे पहले पता है तरीका कि कैसे इसको बनाना है। तो सिंपल क्या करना है आपको, पहले एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से, और लाइन पे क्या करना है आपको, 3 चीज इंडिकेट करना है। क्या क्या, तो यहाँ पे आपको पास्ट, ठीक है, यानी जो पहले का था, और यहाँ पे क्या, प्रेजेंट,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर। ठीक है, और यही तीनों में अनुपात दिया हुआ रहता है, कोई 2 का दिया हुआ रहेगा या तीनों का दे देता है कभी कभी, तो इसी पे यानी इसको हम सोल्व करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि दिव्या और शीतल का वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान कहाँ पे होगा, प्रेजेंट में, तो जहां जो वैल्यू दिया होता है ना उसी के सामने उसको लिख लेना है। तो वर्तमान में जो अनुपात है किसका किसका, तो शीतल का, तो इसको एस से इंडिकेट कर दिए, और दिव्या का तो इसको हम डी से कर दिए। ठीक है, तो शीतल का जो अनुपात है अभी जो प्रेजेंट में वह 6 है और दिव्या का कितना है, 5 है। तो इस तरीका से लिख लीजिए। कैसे लिखना है, तो जहां दिया हुआ रहेगा, जैसे प्रेजेंट में बोल रहा है तो प्रेजेंट में लिखेंगे, अगर बोलता है कि 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो कहां हो जाएगा, फ्यूचर में। अगर पहले बोलता तो यहाँ पास्ट में लिखा जाता। समझ में आ रहा है ना बात। क्या करना है, अगर प्रेजेंट में बोलेगा, जैसे क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे कि शीतल और दिव्या का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान करने का मतलब क्या, प्रेजेंट, तो ठीक उसी के सामने उसके अनुपात को लिख लेना है। आगे पढ़ते हैं अब। तो बोलता है कि 8 वर्ष बाद, तो बाद जैसे बोलेगा तो इधर जाएंगे यानी फ्यूचर में जाएंगे, तो कितना वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जो इनका आयु का अनुपात होता है वह 22:19 हो जाता है। यानी शीतल हो जाती है 22 का और जो दिव्या है वो कितना हो जाती है, 19। ठीक है, तो ठीक उसी के सामने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना कि प्रेजेंट के सामने 6:5 था तो 6:5 लिख दिए थे, उसी प्रकार 8 वर्ष बाद बोला था तो फ्यूचर में बोल रहा था, तो यहाँ कितना लिखना है, 22 और 19 को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं, इसका और इसके अनुपात में अंतर को देखिए। तो 22 और 19 में कितना का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। उसी प्रकार अगर यहाँ 6 और 5 के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। जब दोस्तों यह अंतर इक्वल नहीं होता है तो हम दोनों के अंतर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो जो भी संख्या रहेगा ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ। समझ में आ रहा है, यानी 3 को क्या करना है, इसके साथ गुना करना है और 1 से क्या करना है, इसके साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना कीजिए और लिखिए। तो 3 से करेंगे इसमें, तो 6 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसी प्रकार 5 में 3 से कर देंगे तो 15 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट का 10 रह जाएगा। ठीक है, अब चेक कीजिए कि अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 15 और 18 के बीच में कितना का अंतर, 3 का अंतर। और यहाँ तो देखे ही थे पहले कि 19 और 22 में कितना का अंतर था, 3 का अंतर था। जब दोस्तों इक्वल आ जाएगा इसका और इसके बीच का अंतर का, जैसे यहाँ पे अंतर है 3, यहाँ भी अंतर है 3, दोनों अगर समान हो जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसका अंतर, ठीक है, ये दोनों के बीच का भी अंतर क्या होगा, समान आ जाएगा। जैसे 18 और 22 में कितना का अंतर है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। उसी प्रकार 15 और 19 में भी कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। देखिए बराबर आ गया ना, ये दोनों का मान हमेशा भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। कब आएगा, जब ये वाला अंतर और ये वाला अंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हमको निकालने के लिए यही रहता है। ठीक है, ये वाला अंतर, तो ये जो अंतर है वो कितना है, 4 है, तो उसको लिखते हैं। और यहाँ पे जितना साल बोलेगा, बाद वाला बोले या पहले वाला बोलेगा, उसके इक्वल कर देते हैं। जैसे 4 जो होगा वह किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। समझ में आया, जो 4 का वैल्यू है कितना के बराबर, 8 का वैल्यू के बराबर। इसको हम निकालते हैं यूनिटी मेथड, एक एक नियम से। 4 का वैल्यू कितना के बराबर है, 8 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना के बराबर होगा, सिंपल 2 के बराबर हो जाएगा। 8 में 4 से भाग कर देंगे, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, किसका एज पूछ रहा है, यही सब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन में क्या कि दिव्या का वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए दिव्या कहाँ थी, ये सेकंड वाली थी 5, लेकिन इसका हम जब चेंज किए थे मल्टीप्लाई करके तो वो कितना आ गया था यहाँ पे, देखिए दिव्या कितना यहाँ पे हो गया था अनुपात, 15 हो गया था। तो 1 का वैल्यू जब 2 के बराबर, तो इसलिए 15 का वैल्यू कितना के बराबर, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिव्या है उसका वर्तमान एज जो है वो कितना है, 30 वर्ष है। तो यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे दिव्या का ना पूछ के किसका पूछ देता, शीतल का अगर पूछ देता तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे शीतल जैसे यहाँ 15 से गुना किए थे तो शीतल का देखते हैं उसका कितना अनुपात था। तो देखिए यहाँ पे शीतल का कितना अनुपात है, 18 है, तो सिंपल क्या करते हैं 18 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर शीतल का निकालते हैं तो 18 और 1 का वैल्यू कितना के बराबर, 2 के बराबर, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36। समझ में आ गया। यानी इस तरीका से आप ऐसे एज वाले जो भी प्रश्न होता है रेशियो का या गुना वाला प्रश्न, उसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको इस तरह से यानी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3-4 बार इसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, विदाउट एक्स माने हुए, यानी बिना एक्स को माने हुए आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको बनाइए।
आगे बढ़ते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है और कैसे उसको बनाएंगे। और दोस्तों ये जो भी प्रश्न पूछा गया है ये सभी आपका एसएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। लगातार कभी 2 बार 3 बार इस सब प्रश्न को रिपीटेड किया गया है, तो आप ये सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक यानी आसानी से इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है। कोई एक नंबर है जिसको क्या किया जाता है 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसको 15% घटा दिया जाता है, और यदि परिणामी मान जो होता है, जो रिजल्ट मिलता है, वह कितना के बराबर है, तो 2040 के बराबर है। तो पूछा क्या है कि दो संख्याओं का आरंभिक मान क्या होगा, ठीक है। जो संख्या था उसका पहले वाला जो रियल वैल्यू था वह कितना था, यही पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यह परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस पे क्या ध्यान देना है कि जब भी कोई एक ही नंबर पे बार बार अगर बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा परसेंटेज के रूप में, तो वहां पे एक फार्मूला होता है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। समझ में आया। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, परसेंटेज का एक ही फार्मूला याद रखना है। क्या है फार्मूला, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कब अप्लाई होता है ये फार्मूला, ये कोई भी चैप्टर में रहे, चाहे यह मैंने इसमें रहे, परसेंटेज में रहे या प्रॉफिट लॉस में रहे, कोई अदर चैप्टर में अगर देखने को मिलता है, तो कंडीशन कब है इसका कि जब एक ही वस्तु रहेगा और उस पर क्या करेगा, बार बार परसेंटेज कमी करे या उसमें बढ़ोतरी करे, तो अब यह फार्मूला को अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक कोई संख्या है जिसको 20% पहले बढ़ाया गया, तो जब बढ़ाएगा ना तो उसको क्या करेंगे, हम प्लस 20 लिख देंगे, ठीक है, प्लस उसके आगे लगा देना है, और घटाएगा तो क्या करना है, उसके आगे माइनस लगा देना है, इस फार्मूला पे पुट कर देना है। तो जैसे 20% बढ़ाया था और कितना परसेंट कम कर रहा है, 15%, तो उसको क्या करिए -15 लिख लेते हैं। आप पहले का नंबर को मान लेते हैं ए और सेकेंड वाले को क्या मान लिए बी। अब सिंपल इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ये वाला फार्मूला में, तो पुट कीजिए और सोल्व करके देखिए क्या आता है वैल्यू। तो जब सोल्व करेंगे तो एक जगह पे हो जाएगा 20, तो प्लस लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लिखना होगा। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, आप बी की जगह पे 15, आप देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है a गुने बी, ठीक है। तो a का मान तो प्लस में है लेकिन b का मान क्या आ रहा है, माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी -15 और बटा में क्या है आपका 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 20 5 पे जाएगा, 20 पचे 100 और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, लेकिन वैल्यू यहाँ पे क्या देख रहे हैं माइनस में 3 है, तो माइनस और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 20 पहले ही से था और -15 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 15 3 क्या हो जाएगा आपका 18, तो 20 घटाओ 18 बराबर कितना होगा आपका 2% का। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है 2%, ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो जब कुछ नहीं है वैल्यू आगे तो क्या है, या प्लस छिपा हुआ है, यानी प्लस में वैल्यू आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो बोला ना कि जो नया नंबर मिल रहा है, यानी इतना चीज होने के बाद, यानी पहले बढ़ने के बाद फिर घटने के बाद, वह नंबर जो है वह 2040 के बराबर है। कितने के बराबर है, 2040 के बराबर। तो संख्या जो होता है दोस्तों, हम एक चीज पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि कोई भी जो नंबर होता है वो कितना होता है 100% होता है, यानी 100% वो नंबर होता ही है। तो 100% पहले से वो नंबर था और 2% बढ़ गया, समझ में आ रहा है, 100% पहले से था और 2% बढ़ गया, तब इतना वह प्राप्त हुआ है। नया जो नंबर प्राप्त हुआ है, रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वो कितना के बराबर है, 2040 के बराबर। कैसे बराबर हुआ, तो जब 20% बढ़ा और 15% क्या हुआ उसमें कमी हुआ है तब। तो यानी टोटल ओवरऑल अगर देखते हैं तो 2% का बढ़ोतरी हो रहा है उस नंबर में। तो नंबर था पहले 100 और 2% और बढ़ गया, तो अगर जोड़ देते हैं तो कितना परसेंट हो जाता है 102%, जो कितना के बराबर है 2040 के बराबर है। अब पूछा क्या यहाँ पे क्वेश्चन पे कि वह जो नंबर था वह आरंभिक में वह नंबर क्या था। आरंभिक मतलब क्या कि शुरू में, यानी ये जो 100% है वह कितना के बराबर है, यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100% कितना के बराबर होगा। तो बस यहां से क्या लगाना है आपको, एक एक नियम लगाना है, यूनिटरी मेथड। कैसे लगाते हैं, तो जब 102% इतना के बराबर, तो सिंपल यहां से क्या निकालेंगे 1%। तो बच्चा वाला खेल है, यहाँ पे लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको निकालना है कितना 100%। तो 1% जानते ही है कैसे वो निकलता है, तो सिंपल ये इधर जाएगा, इधर डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल यानी यहाँ पे लिखते हैं हम एक के बार में 100%। तो कैसे हो जाएगा, तो 2040 बटा 102 गुना में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। तो 102 ये 2 बार में कट जाएगा और 2 में क्या करना है 100 मैंने 20 में 100 से गुना करना है, तो कितना के बराबर हो जाएगा 20,000 के बराबर हो जाएगा।
सॉरी दोस्तों 20,000 नहीं 2,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी शुरू में जो नंबर था वह 100% वो कितना के बराबर था आपका, तो 2,000 के बराबर था। ठीक है, यानी इस तरीका से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनाना है? तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, a + p + ab/100 और उसको इस पे पुट करके बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। तो पूछा क्या है कि चीनी की कुल मात्रा बताइए, यानी चीनी जो था वह टोटल कितना मात्रा था। क्वेश्चन क्या है कि कोई चीनी है, कितना है पता नहीं है, टोटल मात्रा वही पूछा है, उसमें 5% बिक जाता है। तो हम बताए थे अभी कि कोई भी वस्तु जो होता है वह कितना परसेंट है, 100% है। ठीक है, कितना प्रतिशत, 100% है, 100% है। अब बोला क्या है कि 100% में से 5% चीनी बिक गया। ठीक है, कितना बिक गया, 5% चीनी बिक जाता है। तो जब 100 में से 5 बिक गया तो बचा कितना, रेस्ट कितना हो रहा है, बच रहा है उसमें, तो 95 और चीनी बच रहा है। सिंपल क्या करना है, अगर 100 में से हम 5 घटा देते हैं तो कितना के बराबर होता है, 95 के बराबर। तो बोला ही है क्वेश्चन में कि चीनी है वह उसमें से 5% बिक गया। ठीक है, तो बचा कितना, 95% बच रहा है चीनी। ठीक है, तो 95% ना दे के क्या दिया है इसमें, मात्रा में दे दिया है कि 5 किलोग्राम चीनी बच रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो 95% है दोस्तों वह कितना के बराबर है आपका, 5 किलोग्राम के बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझिए एक बार फिर से। क्या था, टोटल 100% है, उसमें से क्या बोला है कि 5% चीनी बिक गया, यानी 100 में से 5% बेच दिए, तो बचा कितना हमको, तो 95 बच रहा है। अब यहाँ 95 न दे के क्या दिया था कि 5 किलोग्राम बच रहा है। तो 5 किलोग्राम बोलिए या उसी को बोलिए 95% बोलिए। अगर प्रतिशत में बोलिएगा तो 95% है, और किलोग्राम में मात्रा में बोलेंगे तो कितना, 5 किलोग्राम। यही क्वेश्चन बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, सिर्फ समझना है आपको, बहुत ही कम समय में से आप इसको बना सकते हैं। तो जो 95% है वो कितना के बराबर है, 5 किलोग्राम के बराबर है। तो पूछा क्या था यहाँ पे कि इसमें चीनी का कुल मात्रा कितना है। कुल मात्रा करने का मतलब क्या, यही 100% वाला। अभी ने बताया कि कोई भी वस्तु कितना होता है, 100% होता है। तो कुल मात्रा यही था, 100% था। तो इसी का वैल्यू पूछा है कि 100% का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या लगाइए आप, यूनिटरी मेथड लगाइए। ठीक है, एक नियम लगा दीजिए, आपका निकल जाएगा। यानी 95% 5 के बराबर, तो 1% कितना के बराबर, तो 5/95 के बराबर। उसी प्रकार कितना निकालना है हमको, 100%, यानी 100% क्या होगा, तो सिंपल 5/95 गुने 100। ठीक है, काट के देखिए, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 4 5 9 45, कितना आ गया, 100/19 आ गया, 19। अगर भाग करते हैं तो 19 × 5 = 95, अब 5 100/19। ठीक है, यानी 5.5/19 kg चीनी था इसमें शुरू में। ठीक है, आरंभिक में यानी कुल मात्रा जो चीनी का था वो कितना था, तो 5.5/19 kg। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। ठीक है, तो बोला क्या है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है, 162 रुपए का वृद्धि कर दे रहा है, तब उस वस्तु पे 19% का जो हानि हो रहा था, वह पहले जो हानि हो रहा था 19%, वह कितना हो जाता है लाभ में, तो 17% लाभ में बदल जाता है। तो पूछा क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो जब भी हम बताए थे कि कोई भी वस्तु जो होता है उसके लागत मूल्य बोले या उसका आरंभिक बोले या जो मूल वस्तु होता है वह कितना प्रतिशत के बराबर होता है, तो वह 100% के बराबर होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला कि पहले क्या किया, इस पे 19% का हानि हुआ। तो जब हानि होगा 19%, यानी 100 पे 19% हानि, यानी 100 में से 19% अगर घटा देते हैं 100% में से, तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो 19 घटाएंगे तो वह 81% के
बराबर हो जाएगा 19% क्या हुआ था, हानि हुआ था, तो घटा दिए 100 में से 19 कितना आ गया, 81% के बराबर आ गया। फिर क्या बोला कि 81% हो रहा है, 19% कमी माने हानि हुआ, लेकिन उसका मूल्य बढ़ाया गया था कितना का, 162 रुपए का, तो यह हानि ना होकर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। कितना का लाभ होता है, तो वह 17% का लाभ हो जाता है। 100% पहले से था, अब फिर बढ़ गया उसमें कितना, 17%, तो वह कितना के बराबर हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों के बीच का अंतर को हमको देखना है कि 81% और 117% के बीच कितना का अंतर है। तो ये दोनों के बीच के अगर हम अंतर को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर ही दिया हुआ है कि पहले हानि हो रहा था और फिर लाभ हो गया। जब कब हुआ लाभ, जब 162 रुपया क्या किए हैं उसमें हम बढ़ा दिए हैं, वस्तु को बढ़ा दिए हैं, तब वह हमको हानि और से लाभ हो गया। तो कितना का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे अगर घटाते हैं तो ये आपका 36% के बराबर होगा। तो जो 36% होगा वह कितना के बराबर हो जाता है, 162 रुपये के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया बात, जो अंतर होगा वह कितना के बराबर होगा, 162 के बराबर होगा। तो पूछा क्या यहाँ पे कि वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कौन वाला है, यही ना है, अभी ना बताया कि लागत मूल्य जो होगा वह कितना के बराबर होगा, 100% के बराबर होता है। यानी यही हमको निकालना है कि 100% का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, अभी बताए 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग कि यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कि 36% का वैल्यू 162 के बराबर, तो उसी प्रकार हम कितना के वैल्यू 100% के वैल्यू कितने के बराबर, तो आप निकाल लीजिए। तो 1% कितना के बराबर होगा, तो 162/36। उसी प्रकार कितना के पूछ रहा है, 100% के वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो सिंपल आप यहाँ पे निकाल दीजिए 100% 162/36 गुना क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। काटिए और सोल्व कीजिए इसको, तो 18 और ये आपका 50 पे जाएगा और ये 25 पे, ये 9 पे जाएगा। 9 से काट के देखिए इसको, 9 एकम 9 एक बार में कटेगा, बच जाएगा कितना, 9 8 72, ठीक है। 18 में 25 से गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा, 450। यानी जो मूल संख्या था या लागत मूल्य जो था वो कितना था, तो वह 450 रुपये था। समझ में आया। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीका से आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका समय बहुत ही बच जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 6 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है कि B की तुलना में A 50% अधिक दक्ष है और B की तुलना में C 40% कम दक्ष है। तो एक साथ काम करने पर वे तीनों एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो C अकेला उस काम का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वह टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, और इसमें परसेंटेज भी इंक्लूड है, देन दोनों मिलके इसमें बनेगा दोस्तों। तो देखिए कैसे अब इसको बनाना है। तो बोला क्या है यहाँ पे, 3 व्यक्ति है, कौन कौन, A B और C। तो सबसे पहले तीनों को लिख लेते हैं हम, A B और C। तो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि B जो है B की तुलना में A 50% अधिक है, B की तुलना में A क्या है 50% अधिक है, जबकि B की तुलना में C क्या है 40% कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, B को मान लेते हैं कि वह 100 है। ठीक है, B कितना है 100 है। अब क्या बोला है कि जो A है वह B से कितना अधिक है 50%। तो B जगह 100 है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल 50 बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार C को बोला है क्या कि B की तुलना में C 40% कम है, यानी B अगर 100 है तो अगर C कितना है उससे 40 कम है तो कितना के बराबर हो जाएगा, यह C जो होगा वह कितना के बराबर होगा 60 के बराबर होगा। ठीक है, यह दक्षता निकल गया दोस्तों। क्या निकला इसका कैपेसिटी कि A कितना में काम करेगा, एक दिन में कितना भाग करेगा, B कितना करता है और C कितना करता है। क्या निकला है यह उसका, क्योंकि यही दिया हुआ था कि अधिक दक्ष है। दक्ष करने मतलब क्या, उसका कैपेसिटी दिया हुआ है कि कितना कितना काम वह एक दिन में करता है। अब देखिए इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकाल देते हैं, यानी काट के इसको हम सिंपल निकालते हैं। तो कैसे कटेगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कुछ कटेगा अब देखते हैं, नहीं कटने वाला दोस्तों। यानी A का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर आ जाता है 15 के बराबर। A का जो होगा वो अनुपात कितना होगा, 15 होगा, B 10 होगा और C कितना होगा
6 होगा। ठीक है, यानी क्या यहाँ पे बन गया कि ए जो है वो किसी काम का एक दिन में कितना भाग करता है, 15 भाग करता है। और अगर बी का अगर देखते हैं तो बी कितना भाग करेगा उसी काम का, 10 भाग करेगा एक दिन में। और सी उस एक दिन में कितना कर देता है, 6 भाग करता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि तीनों मिलकर अगर काम को करता है तो 20 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है। अगर ये तीनों मिल जाएगा तो तीनों मिलने का मतलब क्या, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं 15, 10 और 16 को तो कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 31 के बराबर होगा। तो 31 के जो बराबर होता है दोस्तों वो एक दिन में कर रहा है। कौन कौन, ए, बी और सी। जबकि टोटल वर्क कितना दिन में पूरा किया है यहाँ लोग, 30 दिन में पूरा, सॉरी दोस्तों 20 दिन में पूरा किया है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, कुल कार्य निकालते हैं कि कार्य आखिर था कितना करने के लिए। तो सिंपल क्या कीजिएगा, इसमें आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 31 में 2 से, तो 31 दूनी क्या हो जाएगा आपका 62 एंड 620 जो था वह क्या था आपका टोटल कार्य था, टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना करना था 620। जिसको कौन कौन कर रहा था, तो ए, बी और सी मिलकर कर रहा था। जिसमें ए कितना दिन यानी एक दिन में कितना भाग करता था, 15 भाग, बी 10 भाग और सी 6 भाग, तीनों मिलकर कर रहा था। तो 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लिया क्या, टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि पहले पूछ देता क्या कि एक कितना दिन में, तो सिंपल एक के लिए क्या करते हैं, इसमें 15 से भाग कर देते तो ए का निकल जाता। बी का पूछता तो 10 से भाग करते और सी का पूछता तो 6 से भाग करते। लेकिन ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि सी जो है अकेले उस काम का 30% भाग कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट बनाया है। कैसे बनाया है, तो सी का डायरेक्ट नहीं पूछा है कि सी कितना दिन में करेगा, काम का 30% भाग कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर हम निकालते हैं तो 620 का 30%, तो ठीक है, तो सिंपल क्या होगा 30/100 से गुना कर देना है। हम जानते हैं कि जब उसका कार को निकालते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो टोटल कार में क्या करते हैं, उसका एक दिन का जो कैपेसिटी होता है उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। आप सोल्व कीजिए इसको, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 शीशु काटिए 2 बार में और 2 शीशु काट दीजिए, यानी कितना आ गया दोस्तों 31 यानी 31। यानी सी जो है इस काम का यानी 620 जो टोटल वर्क है इसका 30% भाग कितना दिन में पूरा करेगा, 31 दिन में पूरा कर देगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तब ऐसे इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। दोस्तों एक कुंड है, पानी का एक कुंड है, इस प्रकार मान लीजिए कुंड है और ये कुंड को क्या बोल रहा है, पानी से भरना है। ठीक है, या किसी भी चीज लिक्विड से अगर भरा जाता है तो बोलता क्या है कि कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। यानी इसका अगर हम देखते हैं तो 3/5 भाग है वो कितना मिनट में भरता है, 1 मिनट में। यानी 1 मिनट का नहीं मतलब क्या 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड लिखिए या 1 मिनट लिखिए, दोनों बात क्या इक्वल ही है। तो वही बोल रहा है कि 60 सेकेंड या 1 मिनट में यह जो कुंड है उसे कितना भाग भरता है, तो 3/5 भाग भर जाता है। समझिएगा ध्यान से कि 1 मिनट या 60 सेकेंड में ये जो कुंड है उसे कितना भाग भरता है, 3/5 भाग। तो पूछता क्या क्वेश्चन में, तो शेष कुंड कितना समय में भरेगा। तो कुंड देखिए इस तरह का जब भी भाग वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो उसका टोटल जो होता है वह 1 के बराबर होता है। यानी कुल भाग जो होता है वो टोटल भाग वो कितना के बराबर होगा, 1 जो है वो क्या आपका कुल भाग है। ठीक है, जब भी भाग वाला रहेगा तो उसको क्या मानना है, टोटल को कितना मानना है, 1 मान लेना है, 1 मान लेना है। अब क्या बोला कि इसमें से इतना भाग भर गया, कितना भाग 3/5 भाग, तो बचा कितना, तो सिंपल जो टोटल है उसमें से जो भर गया उसको घटा देंगे तो शेष बच जाएगा। तो निकाल दीजिए भाग भाग यानी शेष बचा भाग। तो शेष बचा भाग कैसे निकालते हैं, तो टोटल भाग कितना है आपका 1 है और उसमें से कितना भर चुका है, तो 3/5 भाग। तो 3/5 घटा दीजिए तो 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपका 2
और यहाँ पे 5 यानी 2/5 भाग भरा हुआ है। इसी को भरना है, इसको भरने में कितना समय लगेगा यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 2/5 जो भाग है उसको भरने में कितना समय लगता है। अब देखिए एक एक नियम यहाँ भी लगाइए और इसको बना दीजिए। तो कैसे एक एक नियम लगेगा, तो 60 सेकेंड में इतना भाग, कितना भाग, तो 3/5 भाग, या इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि 3/5 भाग, ठीक है, को भरने में कितना समय लगता है, 60 सेकेंड लगता है, या 1 मिनट लिखिए या 60 सेकेंड। तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले एक भाग को निकाल देते हैं कि एक भाग को कितना में करेगा, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम 2/5 भाग। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें निकालने के लिए, तो सिंपल कीजिए, यहाँ पे क्या 60 इधर आएगा तो दोस्तों गुना है, तो भाग में भाग वाला गुना में हो जाता है, तो 5/3 यानी कितना के बराबर हो जाएगा, 20×3 60, 20×5 100, 1/100 में पूछा कितना है 2/5 का, तो सिंपल निकाल दीजिए कितना का, 2/5 का, तो 100 गुने 2/5, 5 से काटिए, 20×5 100, 20 दूनी 40, यानी कितना समय लगेगा उसको 2/5 भरने में, 40 सेकेंड का समय लगेगा। दोस्तों कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए कि इसमें टोटल भाग जो है वह कितना होता है। अगर रहेगा तो एक भाग रहेगा, और भरा हुआ कितना पानी है 3/5, तो बच कितना रहा है सबसे पहले ये निकाल लिए। तो कैसे निकाले, तो टोटल में से एक था उसमें से घटा दिए 3/5, तो प्राप्त हो गया आपका 2/5। इसी का पूछ रहा था कि कितना इसको समय लगेगा भरने में। तो हम देखे थे यहाँ पे कि 60 सेकेंड में इतना भर रहा था 3/5 भाग, या इसी को दिए हम 3/5 भाग कितना में भरता है 60 सेकेंड में। तो एक एक नियम अप्लाई किए हैं, एक मानी भाग कितना में करेगा, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करिए, सोल्व कर दीजिए, इतना आ गया 100 आ गया एक भाग को भरने में। और उसी प्रकार 1/2 को कितना में भरेगा, तो 40 सेकेंड में भरेगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यानी बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन से रिलेटेड। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, कि एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.1 घंटे में यानी 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है, नाव धारा। ठीक है, नाव धारा एक चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सबको आप देखिए बहुत ही यानी ध्यानपूर्वक। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाता है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आप 2 चीज ध्यान रखिएगा। क्या क्या, तो इसमें 2 चीज रहता है, क्या, एक नाव रहेगा या व्यक्ति रहेगा, और एक धारा रहेगा, यानी पानी जो बहता है धारा वो रहेगा, एक नाव उसमें चलेगा या व्यक्ति को उसमें तैरेगा। 2 तरह का प्रश्न बनाता है। कैसे कैसे, तो एक बनाएगा कि नाव चल रहा है पानी में या नदी में, या वहां पे व्यक्ति उसमें तैर रहा है, तो वहां धारा भी बहता है और व्यक्ति भी चलता है, तैरता है, और नाव भी उसमें चलता है। तो उसी पे यहाँ पे प्रश्न बनाता है। तो क्वेश्चन क्या बनाया है कि एक नाव पानी के धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वो सब पे भी ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले क्या देखिए कि जब नाव चलेगा तो उसका कुछ स्पीड होगा चलने का। ठीक है, नाव चल रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ स्पीड रहेगा ना, उसका अपना स्पीड होगा चलने का, तो उसका स्पीड जो होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं, यानी नाव की चाल मान लिए हम। कितना मान लिए भाई, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी जो नाव पानी में चल रहा है वो कितना की रफ्तार से चल रहा है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति रहता तो व्यक्ति का भी मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बच रहा है यहाँ पे धारा, तो धारा का भी कुछ अपना चाल होगा, क्योंकि नदी में देखते हैं कि पानी क्या होता है ऑटोमेटिक अपने अपने बहते रहता है, तो बह रहा है तो उसका भी क्या होता है दोस्तों, एक स्पीड होता है, यानी वो भी क्या हो रहा है अपना कुछ गति से चल रहा है। तो यहाँ भी क्या मान लेंगे हम, इसका भी कुछ मान लेते हैं, धारा की चाल, तो इसको मान लिए हम y किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, क्या मानना है, मान लिया यहाँ पे नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अगर व्यक्ति रहता तो व्यक्ति का चाल, अगर नाव है तो नाव के चाल, उसी प्रकार धारा की चाल कितना है आपका y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, एक क्या बनेगा, जैसे अगर ये धारा है, ठीक है, यानी धारा इस दिशा में बह रहा है, नाव अगर नदी का जो पानी है वो अगर इधर की ओर बह रहा है तो इसमें दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या कि नाव जो है वो धारा के दिशा में जा सकता है, धारा के अनुकूल। कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एक नाव है तो क्या होगा, यह इधर की ओर भी जा सकता है, धारा जिधर जा रहा है ना उधरे जाएगा, तो इसी को बुलाता है अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल। तो दोस्तों इस कंडीशन में यानी धारा के जब अनुकूल जाएगा तो नाव का कुछ स्पीड अपना है, जैसे यहाँ पे क्या माने कि नाव का स्पीड कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, उसी प्रकार धारा का भी कुछ स्पीड होगा जो कि माने हम यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, अगर जैसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, अगर साइकिल चलाते होंगे तो आप क्या होगा, अगर हवा चल रहा है, आप जिधर से हवा चल रहा है, मान लीजिए इधर से हवा चल रहा है, आप साइकिल अगर इधर की ओर चलाते हैं तो क्या होता है, आप अगर पैडल कम भी मारिएगा स्पीड में तो आपका साइकिल क्या होगा, तेजी से चलता है। यानी इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि वहां पे क्या होगा, स्पीड हमारा बढ़ जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा भी स्पीड एक है और ऊपर से क्या हवा भी एक स्पीड हमको आने प्रेस कर दे रहा है, यानी सपोर्ट कर दे रहा है, तो हमारा स्पीड क्या होता है और उससे तेज हो जाता है। तो वही कंडीशन दोस्तों यहाँ भी बन रहा है, जैसे ये धारा का स्पीड बढ़ रहा था y किलोमीटर प्रति घंटा से, और उसी प्रकार नाव का भी स्पीड क्या हो रहा है, इसमें चल रहा है कुछ अपना स्पीड से। तो दोनों अगर एक ही दिशा में जाए लगेगा तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा ना। तो कैसे बढ़ेगा, तो x वाला तो था ही पहले से और y वाला भी मिल गया, उसमें धारा वाला भी मिल गया। तो जब धारा के अनुकूल चलेगा तो इसका स्पीड जो होगा वह कितना के बराबर होगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर जा रहे थे हम इस दिशा में और इधर दिशा में पानी भी जा रहा है या हवा भी अगर जा रहा है तो उसका दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि बढ़ जाता है स्पीड। तो कैसे बढ़ के हो गया, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही कंडीशन अपोजिट हो जाए, इसका उल्टा अगर हो जाता है, जैसे धारा में न जाके नाव, ठीक है, यानी इधर न जाके नाव इधर में जाने लगेगा, ठीक है, प्रतिकूल हो जाएगा। यानी उल्टा जब जाएगा तो क्या उसको बोलेंगे, प्रतिकूल या विपरीत दिशा। ठीक है, तो ये जब होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये स्पीड तो था नाव का और धारा के स्पीड इधर में आया था, तो क्या होगा, नाव को क्या होना करना पड़ेगा और अपना स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ाएगा तो उसमें क्या होगा, स्पीड उसका ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो जब कमेगा दोस्तों तो x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब वह विपरीत दिशा में जाता है तब। अब देखिए आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक जो नाव है वह पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यही चीज दिया हुआ है, ठीक है, विपरीत दिशा में x माइनस वाई वाला वैल्यू दिया हुआ है कि जो x माइनस वाई है वह बराबर है। तो चाल नहीं दिया दोस्तों, क्या दिया है, दूरी और समय। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूरी बटा समय। बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे होंगे, यही चीज हमको यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ इसी पे पूरा बन जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमको दिया हुआ है कितना, 75 किलोमीटर जा रहा है, कितना देरी में, तो 3 घंटा में। तो 3 से घाटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75, ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा, ये आपका 25 के बराबर हो जाएगा। यानी x माइनस वाई जो होगा दोस्तों वह कितना आ गया आपका, 25 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और x प्लस वाई अगर दे रहा है, जैसे बोला क्या कि धारा के अब अनुकूल भी जाता है, तो वह दूरी जो है वह 75 न होकर कितना था, 60 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 60 किलोमीटर। और इसको जाने में कितना समय लगता है दोस्तों, उसको 1.5 घंटा का समय लगता है, यानी 1.5 आवर का लगता है। तो पॉइंट को अगर हटाते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा और 15 चौके 60, यानी ये जो हुआ चाल वह कितना आ जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है कि शांत जल में नाव की चाल, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है x का। ठीक है, शांत जल में बोले या सिंपल बोलेगा नाव की चाल, तो समझ जाइएगा कि x का वैल्यू निकालना है। तो यही चीज निकालेंगे। तो कैसे, इसको इक्वेशन से देखिए सोल्व कर सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2x होगा वह कितना के बराबर होगा, 40 20 60 और 65 का। उसी प्रकार x का वैल्यू कितना के बराबर, तो 65 बटा 2 अगर काटते हैं तो सारे 32, यानी 32.3
5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या करना है, सिंपल जो दिया हुआ रहेगा ना अनुकूल वाला x प्लस वाई और उसका प्रतिकूल यानी उसका विपरीत वाला x माइनस वाई, दोनों का चाल को निकालिए और इस प्रकार से उसको सोल्व कर दीजिए। तो वैसे आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है और ये भी कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और किस चैप्टर का है दोस्तों, तो यह समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग निकालना है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद रखिएगा, वहाँ योग बराबर क्या होता है, एस एन बराबर, एस माने सम होता है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म बराबर क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला। तो आपको याद रखना होगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी इस पे आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, एस 9 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। 9वां पद का मतलब एन के जगह पे कितना 9 पूछ रहा है, यानी n बराबर हमको पता चल गया कितना है 9 दिया हुआ है। आगे फिर देखते हैं क्या कि प्रथम पद करने का मतलब क्या, a बराबर दिया हुआ है जो 7 के बराबर दिया हुआ है, और जो है अंतिम पद करने का मतलब क्या, tnवां पद वह कितना है 55 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अंतिम पद या tnवां पद बोलिए या इसी को हम 9 भी बोल सकते हैं। t9 जो है वह कितना के बराबर है, 55 के बराबर है। तो यहाँ से क्या क्या पता नहीं है दोस्तों, इस फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करते हैं तो n के जगह पे तो 9 पुट कर सकते हैं, a के जगह पे 7 पुट कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ d है, d का वैल्यू यहाँ पता नहीं है। तो इस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे हम, d निकालेंगे। तो tn बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, d का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालिए, तो t n के जगह पे कितना हो जाएगा 55, a के जगह पे 7 और n का वैल्यू कितना है 9 है, गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। देखिए 7 प्लस में इधर लेके आ जाइए, तो 55 घटाव हो जाएगा 7 और यहाँ क्या बचाएगा आपका 8d। अगर 55 में से 7 को हटाइएगा कितना के बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सोल्व कीजिए घटा के, तो 5 2 चल जाएगा इधर 48 के बराबर। तो डी के बराबर कितना के बराबर 6 के बराबर है। डी के वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब सिंपल आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे पुट कीजिएगा और कितना आएगा S9 का वैल्यू कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 10 नंबर क्वेश्चन होगा। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो जो पूछ रहा है, क्या पूछा है यहाँ पे वैल्यू, तो उसमें क्या करेंगे, यानी सिंपल तो वैल्यू पूछ रहा है क्या कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, बट्टा में पूछ रहा है क्या a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर वैल्यू क्या होगा, इसी का मान पूछा है ना। तो क्या करना है, सिंपल इसमें दिया हुआ था a प्लस 1 बटा a बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें a से भाग कर देना है, किसमें जो पूछ रहा है ना, इसमें अंश और हर में क्या करना है a से भाग करना है। समझ में आ गई बात, क्या करना है अंश और हर में कितना से भाग करना है a से भाग करना है। तो भाग कीजिए, तो a स्क्वायर में a से भाग करेंगे तो a प्राप्त हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, a में a से करेंगे 1 और प्लस है 1 में a से कर देंगे तो 1 बटा a। जस्ट यही चीज कहाँ अप्लाई करना है, इसके हर में अप्लाई कर देना है। तो a स्क्वायर में करेंगे a से तो 1 a प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस 1 बटा a। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, इस प्रकार लिख सकते हैं a जो यहाँ था इसको आगे कर दिया 1 बटा a माइनस 1 बटा में नीचे भी वही कर देते हैं और यहाँ प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, a प्लस 1 बटा a बराबर कितना वैल्यू है 1 का वैल्यू इसका बराबर है। तो जहां भी a प्लस 1 बटा a है उसको क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए a प्लस 1 बटा a की जगह पे 1 हो गया और घटाव में 1 था तो 1 कर दिए
अब नीचे सोल्व भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1 में से 1 घटेगा, कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 0। कोई भी नंबर है 0 को क्या कर देता है? वह 0 ही कर देता है। तो अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में तो जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है और क्या करना है, उसमें जितना भी वैल्यू रहेगा उस प्रकार उसमें ए से डिवाइड कर देना है। अब बी रहेगा तो बी से डिवाइड करेंगे और ऐसे उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका एडवांस का ही क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc का मान क्या होगा जब ए बराबर दिया हुआ वैल्यू 4, यानी ए का वैल्यू 4 के बराबर है, बी का वैल्यू आपका 2 के इक्वल है और C का जो वैल्यू है वो आपका -6 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ था A, B और C का वैल्यू। तो पूछा क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? एडवांस है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि A का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, B का वैल्यू और C का वैल्यू, तो क्या होगा? इसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और समय ज्यादा लग जाएगा। वैसे सोल्व नहीं करना है। कैसे सोल्व करना है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 3 नंबर है कौन कौन? ए, बी और सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का अगर जोड़ होगा वह अगर 0 के बराबर हो, किसके बराबर हो? 0 के बराबर होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका भी जो वैल्यू होता है वह आपका 0 के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? क्या बात समझना है? तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो वैल्यू, ठीक है, तीनों का अगर हम वैल्यू जोड़ते हैं a, b और c का, तो वो कितना के बराबर आ जाता है? अगर 0 के बराबर आता है तो यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू जो होगा वह भी कितना के बराबर होगा? आपका 0 के बराबर होगा। तो चेक कीजिए कि इस पे यह पुट हो रहा है या नहीं, इसका फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ए के जगह पे कितना वैल्यू पुट करना है? 4 और प्लस में है बी के जगह पे 2 और प्लस में सी के जगह पे तो -6। तो देखिए 4 2 6 प्लस माइनस माइनस 6 में 6 घटाइए कितना आ गया? 0। तो देखिए ये फॉलो कर रहा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर आ रहा है तो इतना का वैल्यू आप पूछा था यही ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो याद क्या रखना है यहाँ पे? तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी या तीनों का जो योग होगा वह 0 के इक्वल होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान जो होगा वह कितना के बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका होगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों यह भी है कि एक घोड़े को एक खंबे से एक रस्सी द्वारा बांधा जाता है। घोड़ा एक वृत्ताकार पथ का अनुगमन करता है एवं रस्सी सदैव चुस्त रखते हुए 88 मीटर लंबाई तक दूरी तय करता है। तो इस प्रकार 72 डिग्री का कोण भी वह बनाता है। तो रस्सी की लंबाई क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि एक खंबा है, मान लीजिए खंबा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या किया गया है? एक रस्सी में घोड़ा को बांधा गया है। ठीक है, रस्सी में क्या कर दिया गया? ये घोड़ा को बांध दिया गया और बोलता है क्या कि यहां से वह अनिवृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है? अगर ये रस्सी है तो इस तरीका से वो घोड़ा क्या कर रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये जो रस्सी लंबाई हुआ इसी प्रकार यह चारों तरफ घूमता है, लेकिन बोला है क्या कि दूरी जो तय कर रहा है पूरा नहीं घूम रहा है वृत्त पे। कहां से घूम रहा है? तो मान लीजिए यहां से अगर शुरू करता है तो यहीं तक वह आता है। ठीक है, यहां से यहां तक वह दूरी को तय करता है जो कितना दिया हुआ है? 88 आपका मीटर दिया हुआ है। ये वाला जो लंबाई है यहां से यहां वो कितना दिया हुआ है? 88 मीटर। और उसी प्रकार यहां जो कोण बनाता है वह कितना का बनाता है? तो 72 डिग्री का कोण बना रहा है यह, यानी यहां से यहां तक दूरी तय करने में कितना का कोण बनाता है? 72 डिग्री का। तो पूछा है कि ये वाला वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसका मान रस्सी का जो लंबाई है वह क्या होगा निकालना है। तो देखिए दोस्तों यह आपका त्रिज्यखंड से संबंधित क्वेश्चन है। तो कैसे इसको बनाते हैं?
तो यहाँ यह जो होता है त्रिज्या का लंबाई इसमें निकालना है, और ये आपका चाप का लंबाई दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, चाप की लंबाई और थीटा। तो क्वेश्चन यानी फॉर्मूला एक होता है दोस्तों, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने में आपका होता है 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। इसी पे इसको पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। तो चाप की लंबाई जो होगा वो कितना के बराबर है, आपका 88 के बराबर है, और थीटा जो है आपका 72 के बराबर, बटा में 360 2, पाई का वैल्यू क्या होगा, आपको पता ही होगा 22/7 होता है। आर का वैल्यू मालूम नहीं है, यही निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है, इस पे वैल्यू पुट कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करते हैं तो देखिए, इसको काट के देखेंगे तो 36 से काटते हैं, 36 दूनी 72, एक बार में कटेगा, 2 5 10। ठीक है, और यहाँ से इसको काट देते हैं 44, अब 22 दूनी 44 हो जाएगा, और ये अब कितना हो जाएगा आपका बराबर, तो 7 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, यानी आर का मान जो होगा वह दोस्तों कितना के बराबर हो जाएगा, आपका 70 के बराबर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नहीं, ये जो इसका रस्सी जो है वह कितना मीटर लंबा है, वह 70 मीटर लंबा है। कैसे बनाना है, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या कि जो चाप की लंबाई होता है वो कितना के बराबर होता है, तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अब जो वैल्यू दिया हुआ था उस वैल्यू को पुट कर दिए और सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा घोड़े का जो रस्सी है वो कितना मीटर लंबा है, तो 70 मीटर लंबा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, और यदि इन दोनों माप का योग तीसरे कोण के माप के बराबर हो तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, यानी क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज इस प्रकार है, और जिसका 3 कोण, हम यहाँ पता ही होगा कि त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट कोण है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मान लिए 3 कोण है, 1 2 और 3। तो बोलता क्या है क्वेश्चन में कि पहला 2 कोण, ठीक है, त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात जो है वो 4:5 है। ये वाला 4 है पहला, और दूसरा कितना है, 5 है, और तीसरा क्या है, तो दोनों के योग के बराबर है। यानी 4 और 5 को जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या निकल जाता है, ये थर्ड वाला का वैल्यू निकल जाता है। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे वो कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे छोटा, तो देखिए यहीं पे आप देखिए अनुपात में है कि सबसे छोटा क्या है वैल्यू। तो सबसे छोटा इसमें देखिए 4 है छोटा, कि 5 की 9, तो पता ही आपको कितना है, 4 है। तो जिसका पूछता है, अनुपात का यह रूल है दोस्तों कि जिसका वैल्यू पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर और टोटल के लिखते हैं कहाँ, नीचे। टोटल मतलब जो भी अनुपात दिया हुआ रहेगा वो सबको जोड़ के कहाँ लिख देना है, हर के रूप में। तो जोड़िए इसको, 5 4 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18। हमको पता है कि यह जो अगर त्रिभुज है XYZ, एंगल इसका बन रहा है 3 गो, तो तीनों का जो योगफल होता है वह कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो होगा वह इंटू में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो सबसे छोटा कोण का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो 18 में काटेंगे एक बार में, और 10 में 40 से गुना करेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा, आपका 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी इसमें त्रिभुज में सबसे छोटा कोण जो है वो कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। अगर बड़ा कोण पूछता तो सिंपल यहाँ पे 9 था, तो ऊपर में क्या लिखते, 9 लिखते, और जस्ट यही चीज अप्लाई करते, नीचे में टोटल का लिखते जोड़ के, और गुना 180, तो वहां से आपका बड़ा वाला निकल जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि कोई एक वृत्त है, उसका परिधि और क्षेत्रफल का मान जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो पूछता है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से क्या निकालेंगे, हम त्रिज्या को निकालेंगे। अगर एक वृत्त है इस प्रकार, तो इसका जो परिधि है यानी 2πr जो है, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो दोनों का मान आपस में क्या है, इक्वल है। तो सोल्व कीजिएगा यहाँ से, तो पाई कैंसिल, और जब r का मान एक ही वृत्त है तो r का मान भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा। तो r का जो मान होगा त्रिज्या का, वह कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। धड़िए, लेकिन ये पूछा क्या है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाई के रूप में दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट करना है, तो पाई का जस्ट का 10 रहेगा, आर की जगह पे 2 रख दीजिए और 2 के स्क्वायर तो कितना के बराबर 4 पाई के बराबर, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा यह वृत्त का वह कितना होगा दोस्तों 4 पाई हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल एक चीज है, इसमें अप्लाई कीजिएगा जब भी क्षेत्र इसका शीर्षलंब दिया हुआ है दोस्तों, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार बना लेते हैं, यह समबाहु त्रिभुज, ये जो इसका जो शीर्ष से डालते हैं सामने वाले भुजा पे लंब, वही क्या है इसका शीर्षलंब है, जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है आपका 12√3, ये वाला वैल्यू कितना है आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सिंपल ट्रिक क्या है, जो भी ये है ना रूट के बाहर वाला वैल्यू यानी कितना दिया हुआ है 12, इसका क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना के बराबर हो जाएगा 144 का, और √3 है तो √3 लगा देना है, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है 16 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्या बोल रहा है, कोई एक संख्या है, ठीक है, तो वह संख्या x है, ठीक है, उसका 20% यानी इसका 20% यानी 20/100 लिख सकते हैं, 20% को कितना के बराबर है 120 का बराबर है। तो पूछा क्या है उस संख्या का 120%, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे संख्या को निकालते हैं यहां से हम, तो कैसे निकलेगा, तो 20 × 100 और 12 × कितना हो जाएगा 60, यानी जो संख्या है वह कितना के बराबर है 600 के बराबर है। लेकिन पूछा है संख्या नहीं, इस संख्या का 120% यानी 600 का 120% निकाल दीजिए, 2 0 2 0 कर जाएगा, 12 × कितना होता है 72, यानी कितना है वह 720 के बराबर है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है 17 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले ही बताए थे इस तरह के क्वेश्चन को कि जब भी एक ही वस्तु रहेगा उस पर क्या किया जाएगा लंबाई चौड़ाई प्रतिशत में अगर बढ़ाया जाता है तो सिंपल एक फॉर्मूला है वह याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, तो a + b + ab/100, ठीक है, यानी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होता है कि जब भी अगर यह किस में आ जाएगा आयत में अगर हो जाता है तो इसका अगर क्षेत्रफल में पूछेगा दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल में पूछ रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तभी हम चीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ परिमाप में पूछ देता कि लंबाई में इतना बढ़ रहा है चौड़ाई में इतना बढ़ रहा है तो लंबाई क्या में परिवर्तन उसका परिमाप में क्या परिवर्तन होगा तो वो बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं बना सकते हैं, यानी सिंपल उसका वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्षेत्रफल में, तो आप इस फॉर्मूला पे रख के इसको सोल्व कर सकते हो। तो क्या सोल्व करना है, तो ए के जगह पे कितना आपका है 10% का वृद्धि कर रहा है तो +10%, और बी की जगह पे कितना है चौड़ाई में 10% का कमी तो -10%। सोल्व कर दीजिए इसको, तो +10 -10, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/10, ठीक है, तो यहाँ से ये और कैंसिल क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 10 जो कि प्लस में है और यहाँ पे -10 और 1 कितना के बराबर 11 के, यानी -1%, यानी 1% क्या हो रहा है उसके क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, जो 1% की कमी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप इसको बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1440 डिग्री, तो उस बहुभुज की भुजाएं क्या है। ठीक है, बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन है। तो जब भी इसमें 2 कंडीशन बनता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, यही दोनों से प्रश्न पूछता है इसमें दोस्तों। क्या पूछेगा, आंतरिक कोण से और बाह्य कोण से। तो आंतरिक कोण के लिए क्या आपको याद रखना है कि अगर इसमें एक पहला नंबर क्या याद रखना है कि आंतरिक कोणों का योग, यानी जितना भी कोण बन रहा होगा, जो भी बहुभुज होगा, उसमें आंतरिक कोणों का योग
ठीक है, यानी टोटल कोण यानी जितना भी आंतरिक कोण है उसका योगफल बराबर क्या होता है, तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू में होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्या देना है, अगर यहीं पे प्रत्येक आंतरिक कोण बोल दे, ठीक है, क्या बोलेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, तो सिंपल यही फॉर्मूला रहेगा, एंड 2n-4 और इंटू में 90 डिग्री, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। समझ में आया। अगर आंतरिक कोणों का योग बोलता है तो ये अप्लाई कीजिए, और प्रत्येक आंतरिक कोण बोलेगा तो सिंपल उसमें n को लगा देना है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, आंतरिक कोणों का योग, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तब यहाँ से हमको n का वैल्यू निकालना है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो सिंपल निकालिए, तो जो इसका योगफल है वो 1440 के बराबर है, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगा 2n, n मालूम नहीं है हमको, वही निकालना है, और गुने में 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से देखिए काट के कटता है कि नहीं, तो 9 एकम 9 बच जाएगा 5, 9 छक 54। ठीक है, अब देखिए माइनस में यहाँ 4 है, इधर लेके आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो 16 4 कितना के बराबर 20 के बराबर, जो 2n के बराबर होगा, इसलिए n का मान कितना के बराबर हो जाएगा आपका, तब 20/2 बराबर 10, यानी कितना इसमें बहुभुज में भुजा है, तो वह आपका 10 भुजा है। तब इस फॉर्मूला पर रख के इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर अगर देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और आज का 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी बनाते हैं ऐसे ही कम समय में। तो क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि मान लीजिए इस तरह से एक स्तंभ है, ये वाला स्तंभ हुआ, ठीक है, तो इसका ऊंचाई अगर h है तो उसका जो छाया बन रहा है, यानी ये जो छाया बन रहा है इसके इक्वल है, यानी ये दोनों का मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। आपको पता ही होगा ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है, थीटा पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में tan थीटा का जो रिलेशन होता है वह लंब और आधार में होता है। तो यानी यहाँ से हम अगर लिख सकते हैं इसको tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी h बटा h बराबर कितना के वैल्यू के बराबर 1 के बराबर। आपको पता होगा कि tan कितना का मान जो होता है, थीटा का मान जो 1 के बराबर होता है, तो पता है ना कितना के बराबर 45 थीटा के बराबर जो होता है वह कितना के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से पैसे इसको सोल्व कर सकते हैं एकदम सेकेंडों में। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए यहाँ आंसर जो दे रहा है दोस्तों वह किस रूप में दिया आपका, पाई के रूप में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में अगर चेक करते हैं तो किसका मैंने सोल्व करेंगे तो आएगा 45 डिग्री। तो अगर ऑप्शन 4 देखिएगा तो पाई बता कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर पुट कर रखिए, तो पाई का वैल्यू जो था वो कितना के बराबर 180 के बराबर, और इसको काटिएगा तो 4 4 को 16, 4 5 20, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना होगा 20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं दिया हुआ है। ठीक है, और 19 संख्याओं का योग 16 है, तो पहली व चौथी संख्या का योग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्या दिया हुआ है, कौन कौन, तो 1:2:3:4। अब क्या बोला इसमें से कि 4 संख्याएं हैं जिसमें से 19 संख्या का योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। किसका किसका पूछा है, पहली और चौथी संख्या। तो पहला कौन है आपका 1 है, और चौथी कितना है 4 है। तो यहीं पे दोनों को जोड़ लेते हैं, तब 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 के बराबर, और टोटल के कहाँ लिखते हैं नीचे। तो 4 3 7 2 9, ये कितना हो जाएगा 10, और गुना में कितना है जो भी योग दिया हुआ है उसके बराबर, यानी 16 के बराबर। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 2 8 16, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो बी, यानी 8 के बराबर होगा। ठीक है, यानी ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सीरीज था वह 20 क्वेश्चन का, वह आज खत्म हुआ इस क्वेश्चन के साथ। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।